सीटेट की पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, शारीरिक विकास में क्या आता है, जो भी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, उनको हम शारीरिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उसकी लंबाई हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, है ना, ये सारी चीजें हम इनके विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला है शारीरिक विकास व अनुपात में बदलाव, दूसरा है शारीरिक प्रणाली है उसका कार्य, तीसरा है प्रतिबोधिक व गतिक विकास, चौथा है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो नहीं होता है ना, इसकी वजह से आंसर जो है वो बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो देखिए, आकार और अनुपात में बदलाव भी इसके अंतर्गत आता है। शारीरिक प्रणाली वो हमें दिखाई देती है जब बच्चा 1 साल का होता है, जब बच्चा 10 साल का होता है, तो उसमें आकार और जो उसका वेट है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गतिक कौशल में भी परिवर्तन होता है, लेकिन संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव को इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा हमारा इसका सही, क्योंकि ये जो होता है ये हमारा शारीरिक विकास से नहीं, ये हमारा मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि संवेग हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, इसलिए शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास का जो क्रम है ये किस उसमें होता है, यानी किस दिशा में होता है। तो पहला है, जन्म के समय निश्चित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे का जो विकास है इसमें इसमें जो है पर्यावरण और अनुवांशिकी दोनों का ही जो है प्रभाव पड़ता है। समान प्रभाव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, दोनों का प्रभाव जो है ये पड़ता है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास का एक गति नहीं, बिल्कुल समान नहीं होता है, किसी दिशा में ज़्यादा होता है, किसी भी दिशा में कम हो सकता है। चौथा है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि विकास क्रम क्या होता है, ये पहले से आप सोच के नहीं रख सकते हैं, पहले से आप किसी के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये अप्रत्याशित होता है और अव्यवस्थित होता है, किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। तो सामाजिकरण की जो संस्था को मानते हैं, तो पहली जो हमारी होती है प्रमुख पूछा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है। जो प्रमुख पूछा है यानी प्राथमिक पूछा है तो ये परिवार होता है, द्वितीयक पूछेगा तभी ये स्कूल हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे। तो ये द्वितीयक में आएगा, प्रमुख पूछा है तो परिवार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे जो है निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रख पाते हैं। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवेदी गामक 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और इसके बाद की स्टेज जो है वो आती है। तो पूछा है निगमनात्मक तर्क और सामाजिक मुद्दों के बारे में। तो सामाजिक मुद्दों के बारे में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं वो कर पाते हैं। बाकी संवेदी गामक वाले क्या होते हैं, वो अपने संवेगों के द्वारा ही समझ पाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक वाले क्या होते हैं, वो भी इतना उनको नहीं पता होता है। मूर्त वाले क्या होते हैं, जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में वो विश्लेषण कर पाते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बता पाते हैं। और जो 7 से 12 वाले होंगे इसमें आएंगे, और जो 12 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो अमूर्त चिंतन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचना है कि क्या है इनकी आलोचना। तो देखिए, इन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा है, बिल्कुल ही गलत है। जीन पियाजे का क्या था कि वो सिद्धांत ही था ऐसा कि वो संज्ञानात्मक विकास था, कि बच्चे जो है संज्ञान में, यानी बच्चे जो है वो अपने आसपास की चीज़ों से ही सीखते हैं, है ना। अगला है, उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है, और उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव पर जो है वो ध्यान नहीं रखा है। चौथा है, उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी आलोचना अगर जो करते हैं तो किस पे है, इन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव पर क्या है वो ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ये बोला है कि बच्चे जो है सक्रिय होकर चीज़ें सीखते हैं। अगर बच्चा खुद से स्वयं से करके सीखता है तो ही वो जो है सीख सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि संस्कृति को और जो है संस्कृति के और समाज को, इन दोनों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, इसलिए इनकी क्या है वो बहुत ही आलोचना होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो कौन सा नहीं निभाएगा, देखिए गतिविधि भी होती हैं
अन्वेषण यानी कि खोज, जैविक परिपक्वता भी होती है। भाषा जो होती है ये संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नहीं निभाती है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस जो होते हैं उसको कहते हैं, इसलिए भाषा का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किए गए उत्तर जो है वो पारस्परिक नैतिकता के 5वें चरण यानी सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि इसमें पूछा गया है कि किस हिसाब से है, तो किसी प्रक्रिया के भौतिक जो परिणाम है उसकी सच्चाई या बुराई निर्धारित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें टिपिकल हिंदी पूछते हैं, तो आप इंग्लिश वर्जन भी इसका देखते चलिए, क्योंकि जो टिपिकल हिंदी होती है ना ये टफ होती है, और हिंदी में भी आपको देख के चलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे वर्ड भी आते हैं ना जो सीटेट में क्या है ना, वो लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो फिर आप सीटेट पास हो जाएंगे। पास होने के साथ साथ देखिए पास तो आप वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स अगर आपको गेन करने तो आपकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करने के लिए होना चाहिए। चौथा है नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, तो यही हमारा सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने जो है अपने जो सिद्धांत दिए थे उसमें जो 5वां चरण है उसका यही है कि नैतिक सिद्धांतों के बारे में किया जाना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक एक थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, आप लोग को कहीं से भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो क्या होता है ना कि कभी-कभी हम बहुत अच्छी जगह से भी पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन कभी हम नॉर्मल उससे भी पढ़ लेते हैं, तो भी देखिए हमारी समझ की बात होती है कि हमको कहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला है एक एक विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है? तो ये जो है किया है लेव वाइगोस्की ने। इन्होंने क्या बोला है? सांस्कृतिक संदर्भ यानी सहायता का मार्गदर्शन। आपने पढ़ा होगा जो स्कैप फोल्डिंग है, यहाँ पे ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप स्कैप फोल्डिंग को समझ जाएंगे अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को संकेत व इशारा देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण में आता है? तो ये किसके उदाहरण में आएगा? ये आ जाएगा पाड़ यानी स्कैप फोल्डिंग का। ये भी स्कैप फोल्डिंग, ये देखिए पाड़ है ना, ये टिपिकल हिंदी है, पाड़ को ही हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, पाड़ जो है इसी को बोलते हैं, तो पाड़ यानी कि उसको हम सहायता प्रदान करते हैं। अगला है हमारा एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र हैं। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। सभी सीखने सिखाने की जो है सीखने सिखाने का केंद्र क्या है? वो परीक्षाएं हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चे जो है अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो कार्य कर पाए। तो ये क्या है? प्रगतिशील कक्षा का एक जो है वो एग्जाम्पल होता है, जिसमें जो प्रगतिशील कक्षा होती है ना तो उसका जो वातावरण होता है लोकतांत्रिक होता है, तभी बच्चे जो है प्रगति कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। डैश डैश वाले बच्चे विशिष्ट स्वरों, लय व ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिससे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। तो वो किसमें कर सकते हैं? ये देखिए हो जाएगा संगीतीय बुद्धि होता है ना। तो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कई प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें से एक जो है संगीतमय बुद्धि होती है। तो अगर इसमें लय और ताल की बात आ गई है तो ये संगीतमय बुद्धि के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर हम भाषा देखें तो ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इधर जो पेपर आ रहे हैं, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है इधर 3-4 साल से, तो इसमें क्या है कथन और कारक वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं, तो इन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला है जो कथन है एक, ये क्या है? माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर गुणवत्ता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। इसका कारण बताया गया है मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी है।
तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये यही हो जाएगा। देखिए आर और दोनों ये दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है कि एक जो है महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंसी नहीं है। दोनों हमारे आस-पास के लोग भी महत्व जो द्वितीयक एजेंसी आपको मैं बताऊँगी, जो एजेंसियाँ होती हैं प्राथमिक होती हैं और द्वितीयक होती हैं। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जो है प्राथमिक एजेंसी कौन-सी है? परिवार दे देगा, बाकी सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक? द्वितीयक पे पूछेगा तो प्राथमिक के सारे दे देगा और एक द्वितीयक का देगा। इस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों के आकलन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आकलन में बच्चों की तैयारी को परखने की मदद मिलनी चाहिए, ये सही है। मतलब कि इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए ये सही है। आकलन में चिंता और भय पैदा करने में मदद मिली नहीं, ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला है आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है। आकलन जो है वो सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है, तो आकलन सीखने का क्या है, इससे कोई संबंध नहीं, गलत है। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, नहीं। बच्चे क्या है, बच्चे का जो आकलन है वो जब गतिविधि हो रही हो शुरुआत से लेके अंत तक होना चाहिए आकलन। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। हालांकि और सारे आंसर भी हमको पढ़ लेने चाहिए। विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए, उचित रूप से लेबल नहीं, गलत है। लेबल अगर हम बच्चों को कर देंगे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। तीसरा है केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों को सारे बच्चों को जो है एक समान ही उस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन शिक्षा को हमें पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है वो चेंज करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे देखिए मूक बधिर बच्चे भी होते हैं हमारी क्लास में बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ हीन भावना करेंगे। अगर कोई बच्चा कानों से सुनने में सक्षम नहीं है तो हम उसको सामने बिठाएंगे, थोड़ा ऐसी जगह बिठाएंगे कि वो जो है जो हमारी भाव भंगिमा है, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है उनको देख के पहचाने कि हम क्या कह रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे देखने में प्रॉब्लम है उनको हम जो है ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम ध्यान में रख के उनको शिक्षा देंगे, ना कि उनको हम पृथक्करण करके उनको बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, ऐसे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। अगला है शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो पूछा है कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के तरीकों के बारे में सोचने से कहकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मेरी जो क्लासेस पढ़ी हैं 3-4 अभी उसमें जब से मैंने कराए हैं पीवाईक्यू में, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है और सीधा का सीधा यही आंसर छाप दिया। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और जो मैं आपको समझा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। उन्हें कोई भी समस्या दीजिए आप, और चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, अपसारी होता है और अपसारी होता है। देखिए कि वो क्वेश्चंस को कितने तरीकों से सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ का आप डायरेक्ट एमसीक्यू दे देंगे तो बच्चा लगा दे, उसमें आप उसकी क्रिएटिविटी नहीं पहचान पाएंगे। आप ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चे में रचनात्मकता कितनी है, सृजनात्मकता कितनी है। जब आप बच्चे को समस्या देंगे तब वो उस तरीके से सोल्यूशन निकालेगा, कई सोल्यूशन निकालेगा, तब आप जान सकेंगे कि ये बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है। अगला देखते हैं, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षकों को क्या है, पृथक्करण पर बिल्कुल ही नकारात्मक नहीं, नामीकरण नहीं, समता पर, यानी एक समान कैसी चीज़ें रह सके उस पर ध्यान देना चाहिए। अगला है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी बच्चे को क्या है प्रदर्शन द्वारा सिखा रहा है। तो ये कौन सी विधि का, तो ये अवलोकन विधि का जो है वो प्रयोग कर रहा है, यानी बच्चे क्या करें उसको देख के सीखें, इसलिए वो जो है प्रदर्शन करके यानी प्रदर्शित करके सिखा रहा है। तो इसको हम अवलोकन विधि कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारक का फिर से क्वेश्चन आ गया है।
गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। तर्क क्या दिया हुआ है? स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? देखिए, ये दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन आर क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये सारी तो उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन बार बार दोहराते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हर बच्चे की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। अगला है हमारा, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो पूछा है कि क्यों होती है, तो इसका जो है ये क्या है, जो सादृश्य सोच है, नहीं। और अनुभव पर आधारित होती है, बिल्कुल नहीं। और साधन अंतः विश्लेषण द्वारा, ये भी नहीं। कार्यात्मक जो स्थिरता होती है इसके कारण होती है। अगला देखिए, फिर हमारा जो क्वेश्चन है ये भी कथन और कारक का ही आ गया है। जो शिक्षक ये जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क क्या है? अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता के बारे में रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर क्या है, वो इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला देखते हैं, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भी सही है जहाँ तक है। और देखिए, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे और अपने कार्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में, ये गलत होगा, यानी यही सही हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है, वो शिक्षण के शुरुआत से लेके अंत तक सारी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है हमारा, अभिकथन दिया हुआ है, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक तरह से पुनरुपित कर जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, पुनरुपित कर सकें और ग्रहित कर सकें ज्यों का त्यों, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम निष्क्रिय रूप से, ये भी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका चौथा हो जाएगा, यानी ये दोनों ही कथन और कारक जो भी दिए हुए ये दोनों ही गलत हैं। अगला है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है, ठीक है, तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू क्या कर रही है? तो देखिए, चारू कैसी है, तो ये असफल परिहार विद्यार्थी हैं। आपने जो है 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो 3 जो फ्रेंड होते हैं, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। जो इसमें इसका बीच का फ्रेंड होता है जो सुसाइड कर लेता है, वो असफल परिहार का ही एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति है अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये अर्थहीन अनुवादन, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? ये सहयोगात्मक और सहकारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये अनुभवात्मक हो जाएगी। अगला है, बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका जो क्रम है ये अमूर्त व ठोस होना चाहिए। अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो ये किससे? तो ये बहिष्करण प्रथाओं से क्या होगा? ये नकारात्मक हो जाएगा। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा से क्या हो जाएगा? ये सकारात्मक हो जाएगा। आई होप आपको सीरीज पसंद आई हो। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।